जैसे आपने पिछले पृष्ठ में देखा कि भर्ती के दौरान रुपयों की धांधली, रिश्वतखोरी एक बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण। सरकारी अस्पताल में घोटाले अधिकांश किए जाते हैं, फिर भी कोई जांच क्यों नहीं होती? सरकारी अस्पताल में अधिकांश हमारे देश में कितने मरीजों की जान चली जाती है? इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो दवाएं सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध की जाती है वह दवाई मरीजों को मिलने के पहले ही कई डॉक्टर उन्हें अपनी कमीशन वाली दुकान व कई मेडिकल स्टोर में बेच दी जाती है, जिससे उन्हें दवाई बेचने के आधार पर कमीशन की वसूली प्राप्त होती है। मेरा मानना है कि सरकारी अस्पताल का मतलब है कि उसमें कोई फीस नहीं लिया जाए, सारा इलाज सरकार की तरफ से सभी सुविधाओं मरीजों को उपलब्ध कराई जाए, अपितु ऐसा होता नहीं है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मरीज को दवाई लिखते हैं, लेकिन वह दवाई अस्पताल में मुफ्त में मरीज को उपलब्ध नहीं होती है। जब गेट के बाहर जाते हैं तो दो व्यक्ति गेट पर मौजूद होते हैं, वह बताते हैं कि किस मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदें। दो व्यक्ति मेडिकल स्टोर का नाम बता देते हैं। जो मरीज होते हैं वह बाहर से दवाई खरीदते हैं तो डॉक्टरों को कमीशन ऊपरी इनकम की वसूली होती है। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर सरकारी अस्पताल है तो मरीज का पूरी तरीके से स्वस्थ होने तक मुफ्त इलाज किया जाए। किसी भी प्रकार की फीस के आधार व दवाइयों के नियम पर वसूली नहीं की जाए, तभी हमारे देश को अस्वच्छता एवं भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। जो डॉक्टर ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए व उन्हें नौकरी से स्थगित कर देना चाहिए। मैं राहुल गांधी के ऊपर कुछ कहना चाहूँगी। राहुल गांधी से किसी ने पूछा, तूने दिया सबको रोजगार पर तुझे क्या मिला? राहुल गांधी ने कहा, लेना देना तो व्यापार है, जो देकर भी कुछ न मांगे वही तो बेरोजगारी मिटा सकता है। अपितु जितनी भी सरकारी नौकरी केंद्र में सबसे ज़्यादा राहुल गांधी के सरकार में लगी हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री माननीय अखिलेश यादव जी पर एक नज़र। हमारे भारत देश में राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एवं अधिकतर रोजगार देने वाले व अर्ध सरकारी एवं अनुदेशक की भर्ती को पक्की नौकरी करने वाले एक विशेष नेता माने जाते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया तथा हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में इन्होंने पुलिस की भर्ती को जल्द ही पूर्ण किया व बहुत से युवाओं को मुख्यमंत्री के कारण ही रोजगार की प्राप्ति हुई है तथा जिससे अधिकतर बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला व कई परिवारों का भरण पोषण एवं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कई बहुत से युवा पीढ़ियों को बेरोजगार होने पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी ऐसी थी कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार प्रदान होगा। केंद्र सरकार में सबसे ज़्यादा रोजगार व सरकारी नौकरी कांग्रेस पार्टी ने दी तथा बहुत से युवाओं को रोजगार की प्राप्ति की जा सकी। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास का काम किया। अखिलेश यादव जी हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री होते तो कम से कम 1 से 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी मिट जाती और ये बेरोजगारी की समस्या कम होती और बढ़ती नज़र नहीं देती। अपितु अब देखा जाए कि बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले 1 साल में 40,000 कांस्टेबल की भर्ती करते थे। अब तो संभव ही नहीं है कि 5 वर्ष में 40,000 कांस्टेबल पदों पर होगी या नहीं। अब बेरोजगारी उत्तर प्रदेश शहरों में बढ़ती जा रही है तथा भर्ती हो नहीं रही है।
फॉर्म निकलते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, भर्ती की परीक्षा तिथि रोक दी जाती है तथा सालों तक कोई परीक्षा नहीं होती तथा कई आधार पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर रोजगार चाहिए है तो एक बार हमें ऐसी सरकार बनाना चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार की प्राप्ति हो सके तथा रोजगार मिलेगा तो सभी परिवारों का भरण पोषण ढंग पूर्ण से हो सकेगा और बेरोजगारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में कांग्रेस के नेता प्रदीप जैन ने अपनी अधिक से अधिक भूमिका प्रदान की तथा प्रदीप जैन जी ने अधिक से अधिक विकास का कार्य बहुत ही तीव्र गति से किया। मैं चाहूँगी कि प्रदीप जैन ने अधिक भूमिका झांसी शहर को दी तथा वह ऐसे ही विकास करते रहें तथा प्रदीप जैन जी ने विकलांग व्यक्तियों को अधिकांश योजनाओं का लाभ दिया एवं प्रदीप जैन जी आदित्य जी ने ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पद पर एक विशेष भूमिका निभाई। इस तथ्य के आधार पर मेरा मानना है कि प्रदीप जैन आदित्य जी ने विकलांग विकास हेतु कई योजनाएं प्रारंभ की। हमारे विकलांग विकास हेतु एक ऐसी विशेषता योजना का प्रारंभ किया जिस योजना के दौरान विकलांग युवक युवतियां बच्चे हो या फिर बुजुर्गों सभी को भरण पोषण हेतु 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 3000 रुपये प्रति माह आय के आधार पर दिया जाना चाहिए जिससे वह अपना भरण पोषण स्वयं ही कर सके व दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर न रहे। वह एक विशेष प्रकार से सभी सुविधाओं का प्रावधान होना हमारी सरकार तो करती है तथा हमारे प्रदीप जैन आदित्य जी ने विकलांग युवतियों को सिलाई मशीन भेंट की। प्रदर्शनी हेतु एक नज़र। जब भी किसी क्षेत्र में प्रदर्शनी लगाई जाती है तब प्रदर्शनी में प्रवेश हेतु टिकट दिया जाता है। वह जनता को 10 रुपये धनराशि हेतु एक टिकट 10 रुपये का जनता के द्वारा लिया जाता है। तब जनता प्रति व्यक्ति 10 रुपये टिकट द्वारा ही प्रवेश दिया जाता है तथा जब कोई वीआईपी व्यक्ति को प्रवेश द्वारा धनराशि की कोई भी लागत नहीं होती है वह उन्हें निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। मेरा मानना है कि सभी व्यक्ति चाहे वो वीआईपी क्यों ना हो हमारे प्रदेश में अगर प्रदर्शनी में प्रवेश हेतु सभी के लिए एक ही धनराशि की लागत हो या फिर सभी व्यक्तियों के लिए निःशुल्क हो, क्योंकि जब आम आदमियों की धनराशि 10 रुपये है तो जबकि वीआईपी व्यक्तियों की इनकम अधिक होती है तो उसके बावजूद वह 10 रुपये का प्रवेश हेतु टिकट की आमदनी ना दे तो और एक वीआईपी के नाम पर बिना टिकट के एंट्री कर ले तो यह नियम पर हमारे देश के हित के आधार पर सभी को एक समान शुल्क की व्यवस्था लागू करना चाहिए।